मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया 2021 के लिए राज्य स्तरीय समिति गठन करने का दिया निर्देश। समिति की अध्यक्षता करेंगे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। एससीएस अनिल नागर को लेकर विजिलेंस टीम पहुंची एचपीएससी मुख्यालय। नौकरी के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। नागर के पर्स से मिली 24 एससीएस की लिस्ट प्री क्लियर कराने की थी तैयारी। रोहतक में भूपेश सिंह हुड्डा ने नौकरियों में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। एचएसएससी भर्ती में सीबीआई जांच की मांग। कहा बिना संरक्षण नहीं हो सकता है भ्रष्टाचार। यूपी की राजधानी लखनऊ में किसानों की पंचायत में बोले राकेश टिकैत। जारी रहेगी एमएसपी की लड़ाई। 27 नवंबर को फिर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। हरियाणा में डेंगू ने 7 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। 10,000 के पार पहुंचे डेंगू के मामले। प्रदेश के 7 जिलों को बनाया गया डेंगू हॉटस्पॉट जोन। कोसली डबल मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 शूटर सहित 3 गिरफ्तार। दीपावली के दिन हुए गैंगवॉर में हुई ईशु और अक्षय की हत्या। और कैथल की बालाजी कॉलोनी में मिठाई गोदाम पर सीएम फ्लैंग ने मारा छापा। स्वास्थ्य की टीम ने लिया सैंपल। मालिक के पास नहीं था मिठाई बनाने का लाइसेंस। बड़ी मात्रा में सड़ी हुई मिठाइयां जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। समिति की अध्यक्षता खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह करेंगे। यह समिति 5 से 14 फरवरी 2022 के बीच पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली राज्य में होने वाले खेलों के लिए आवास, खानपान, इसके साथ ही खानपान के अलावा खेल उपकरणों, इन सभी की खरीद के संबंध में 25 खेल व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी। इजरायल के राजदूत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात दोनों के बीच में रही है और आपको बता दें कि इस मुलाकात को लेकर कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में प्रदेश के साथ अपने मौजूदा निवेश समझौते के अलावा अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, एरोनॉटिक्स क्षेत्र में और मजबूती सहयोग की संभावना पर चर्चा की है। इजरायल के राजदूत ने कहा कि भविष्य में भी इजरायल भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसी कई परियोजनाएं स्थापित करेगा और इसमें अधिकतर परियोजनाएं हरियाणा में होंगी, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां जमीन की उत्पादन क्षमता, दक्षता और वातावरण की परिस्थितियां अनुकूल हैं। रोहतक में एचएसएससी परीक्षा में रिश्वत मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाते हुए कहा कि बिना सरकार के संरक्षण के यह मामला नहीं हो सकता है। आखिर सरकार किसे बचाना चाहती है? हुड्डा ने मामले की जांच सीबीआई या फिर हाईकोर्ट की सिटिंग जज से करवाने की मांग की है और चेयरमैन के तत्काल इस्तीफे की मांग भी की। भूपेश सिंह हुड्डा ने रोहतक स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान हुड्डा ने बताया कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को 11 दिसंबर को मेवात में किया जाएगा। ये प्रजातंत्र में जो आप अब मैं आपके कहने का मतलब समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव आ रहे इस वास्ते फैसला लिया है क्या वापस लेने का? देखिए, प्रजातंत्र में जो है चुनाव एक मुद्दा होता है। हालांकि कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। चुनाव के नतीजे पे आज भी मैं कह रहा हूँ आपकी जो इसके मंथन की जरूरत है, क्योंकि ये से कांग्रेस के लिए एक वार्निंग है। डॉक्टर साहब है। अच्छा मैं दिल्ली ले जाऊंगा।
एससीएस अनिल नागर पर शिकंजा कसता जा रहा है। विजिलेंस की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। उनको मुख्यालय भी आज ले जाया गया। इस बीच आपको हम बता दें कि एससीएस अनिल नागर पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। एचपीएससी में नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए की रिश्वत मामले में स्टेट विजिलेंस की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विजिलेंस टीम ने मामले में मुख्य आरोपी एचसीएस अनिल नागर को एचपीएससी मुख्यालय लेकर पहुंची। विजिलेंस टीम ने अनिल नागर के पर्स से 24 एचसीएस की लिस्ट को बरामद किया है, जिनका एचसीएस प्री क्लियर कराने की तैयारी थी। वहीं आरोपी अश्विनी और अनिल नागर के बीच व्हाट्सएप पर चैट में भी कई खुलासे होने की बात सामने आई है। दोनों जो डेंटल किए चाहे सर इसके पहले भी भर्तियां जैसे पद के लिए सर लगा सकते हैं कितनी फैक्ट्रीज इतनी बड़े क्लास अभी। अच्छा। वहीं चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और यूनियन की मांगों पर बैठक में चर्चा की। बैठक में 13 रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का रोडवेज एससी एम्प्लॉय संघर्ष समिति के सदस्यों ने बॉयकॉट किया और परिवहन मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज एससी एम्प्लॉय संघर्ष समिति ने मूलचंद शर्मा पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ महासंघ ऑल हरियाणा वर्कर यूनियन ऑल हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ ने परिवहन मंत्री की बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। ऑल हरियाणा वर्कर यूनियन के अध्यक्ष विनोद शर्मा के मुताबिक 5 संगठनों का एक संगठन बनाकर संयुक्त मांग पत्र देने की बात कही है। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि रोडवेज के अंदर जाति के आधार पर यूनियन नहीं होनी चाहिए और कर्मचारियों की मांगों पर जल्द सुनवाई की जाएगी। एक बड़ा संगठन है सभी विभागों का, हम उसके बैनर तले हम इस बारे में आंदोलन की घोषणा करेंगे और माननीय डीजी महोदय की इस जाति विरोधी मानसिकता के विरुद्ध हम थाने में एसपी महोदय को एफआईआर कराएंगे। इसके विरुद्ध अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत करेंगे और इसके विरुद्ध जो थाने में एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम एफआईआर करवाएंगे क्योंकि हमारे साथ जातिवाद किया जा रहा है। कभी भी जातिगत आधार पर यूनियन नहीं होनी चाहिए और ये जातिगत आधार तो सिलेक्शन कमेटी कोई सिलेक्शन हो उसमें होती है। यूनियन के सबके अंदर जहाँ कर्मचारी एक होता है और कर्मचारी है, वो कर्मचारी रोडवेज का कर्मचारी है, अपनी बात रखेगा और अपनी बात रहेगा उसको जो रखेंगे उसको हम काम करेंगे और उनकी जो भी डिमांड है उनको पूरा करने का काम करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे गोविंद कांडा की। गोविंद कांडा ने आज अपने इलाके का दौरा किया और आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने ये धन्यवादी दौरा किया। इस दौरान लोगों ने उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत भी किया। गोविंद कांडा इलाहाबाद में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने और उपचुनाव में मिले तकरीबन 60,000 वोट के लिए आभार जताने के लिए अपने काफिले के साथ इलाहाबाद के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में हल्के के गांव माधो सिंघाना और पोहड़का के ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया, उनको मालाएं पहनाई और गोविंद कांडा का जबरदस्त तरीके से स्वागत यहां पर हुआ। कांडा ने भी हाथ जोड़कर ग्रामीणों का अपार जन समर्थन मिलने के लिए उनका आभार प्रकट किया। अधिकारिक संख्या में आकर उनको फिर से अपना आपका धन्यवाद करने के लिए, आपका आभार व्यक्त करने के लिए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, हमारी सरकार विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सहकारिता और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सब बातें कही। इसके साथ ही मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि शुक्रवार यानी कि 26 नवंबर को बावल हल्के की सब्जी मंडी में आयोजित विकास रैली में होने वाली घोषणाओं से रेवाड़ी जिला विकास योजनाओं का साक्षी बनेगा। हल्के के लोगों को मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते आगामी 26 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बावल में आयोजित होने वाली विकास रैली में जिला रेवाड़ी की मुख्य मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए जनहित में सहयोगी रहूंगा। तो मंत्री बनवारी लाल की ओर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हल्के की जनता विकास रैली को लेकर बेहद उत्साहित है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करने वाले हैं।
सिरसा में हरियाणा किसान मंच की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने आगे की रणनीति बताई। इसके साथ ये कहा कि हमारा आंदोलन पहले की तरह चलता रहेगा। हरियाणा किसान मंच की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा धरना स्थल पर की गई। प्रेस को संबोधित करते हुए मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा है कि तय कार्यक्रम के अनुसार 29 नवंबर से किसान दिल्ली संसद कूच करेंगे। पंजाब से चलकर सिरसा पक्का मोर्चा स्थल से होते हुए किसान भारी संख्या में 25 नवंबर को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में भारूखेड़ा ने कहा है कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून सहित उनकी अन्य मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक दिल्ली बॉर्डर की तरह सिरसा पक्का मोर्चा और अन्य धरने इसी तरह से जारी रहने वाले हैं। अभी जो सिर्फ प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 3 जो कानून है वो वापस लिए जाएंगे, इसमें हमारी कल एक बैठक हुई थी संयुक्त मोर्चे की। उसके अंदर आगे के कार्यक्रम जो पहले हमारे रखे हुए थे वो कार्यक्रम वैसे के वैसे जारी रहेंगे, जिसमें 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने पे मोर्चों के ऊपर जो है वो गैदरिंग को बढ़ाना और जगह जगह से जत्थे चल के दिल्ली के सिंगू बॉर्डर के, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सभी बॉर्डरों के ऊपर लाखों की संख्या के अंदर लोग पहुंचेंगे 26 नवंबर को। और 29 नवंबर को संसद मार्च का हमारा प्रोग्राम बना था कि 500 किसान जो है हर रोज संसद का मार्च करेंगे। वो 500 किसान हर रोज 29 तारीख से संसद मार्च करेंगे। उसको लेके यहाँ सिरसा से एक बड़ा जत्था जो है 25 तारीख को सुबह 8 बजे भगत सिंह स्टेडियम से चलेगा और यहाँ से चल के ये जत्था टिकरी बॉर्डर पे पहुंचेगा। जिस लेके जाएंगे यहाँ से जत्था लेके जाएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को सतर्क, सजग और लगातार जागरूक किया जा रहा है। भिवानी में भी ऐसा ही किया गया। लोगों को दूसरी डोज के लिए यहां पर प्रेरित किया गया। भिवानी में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाया है और प्रशासन इसे लेकर एक्टिव भी नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के लिए सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। बैठक के बाद भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शाडेल ने बताया है कि दूसरी डोज नहीं लगवाने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही सीएमओ ने कहा है कि तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है और जागरूकता टीकाकरण के लिए शहरी इलाकों में 30 टीमें, ग्रामीण इलाकों के लिए 150 टीमें बनाई गई हैं। वहीं भिवानी व्यापार संघ स्वास्थ्य विभाग पूरी मदद के लिए मुस्तैद दिखाई दे रहा है। बुजुर्ग हैं, टीचर हैं, गुरुजन हैं, युवा नौजवान हैं, आग्रह करूंगा कि जितने जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगी वो फर्स्ट डोज लगवाएं और जिसकी सेकंड डोज पेंडिंग है वो भी लगवाएं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता क्षमता हम कोविड वैक्सीन से है हमारी बढ़ती है। फर्स्ट डोज लगवाने के बाद 30% तक प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है। सेकंड डोज लगवाते हैं तो 60 से 70 और 80% भी अचीव हो जाती है। अगर हम थर्ड लहर से बचना चाहते हैं और वो सिचुएशन जो पिछले साल आई थी वो नहीं लाना चाहते तो इसमें कोविड वैक्सीनेशन बहुत एक पहला स्टेप है और हम इससे जब भी बच सकते हैं जब हमारे नौजवान और बुजुर्ग इसमें सहयोग करें। और मैं आशा करता हूं कि वो सभी लोग मेरी बात का ध्यान रखेंगे। सीएमओ साहब ने वैक्सीन को लगवाने के लिए, क्योंकि पहले भी नगर व्यापार मंडल ने लोगों को जागरूक किया था और वैक्सीन लगवाई थी, इसी के मद्देनजर आज सीएमओ साहब ने बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने कहा कि भाई वैक्सीन की चपेट बहुत धीमी हो रही है, लोगों को जागरूक करने के साथ वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता है ताकि जिले को सुरक्षित किया जाए। हमने उनसे डिमांड रखी कि जैसे दर दस्तक घर पे वैक्सीन लगाई जाए वैसी ही वैक्सीन दुकानों पे लगाई जाए। उसमें व्यापार मंडल पूरा सहयोग करेगा। व्यापार मंडल का एरिया का जो भी प्रधान है उनके साथ जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाएगा और जागरूक करेगा। तो सामाजिक संगठनों के साथ स्वास्थ्य विभाग ने यह बैठक की है जिसमें कोरोना वैक्सीन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें खासतौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि पहली डोज लेने के बाद लोग लापरवाही बरत रहे हैं और दूसरी डोज लेने में हिचक रहे हैं और इसीलिए लोगों को दोनों डोज अपने आप को कोरोना से
बचाने के लिए जरूर लगवानी चाहिए और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये बड़ी बैठक की गई, जिसमें सामाजिक संगठनों को इसमें बुलाया गया बैठक में, और सामाजिक संगठन से जुड़े जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहे और उनसे भी इसमें सहयोग की अपील स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। और अब खबर हिसार से है, जहां ऑटो मार्केट प्रमुख व्यापारी विपिन थरेजा से अपराधियों की ओर से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने पर व्यापारी की एक आवश्यक बैठक हुई। यह बैठक हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। विपिन थरेजा से फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने पर चिंता प्रकट की गई। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विपिन थरेजा से अपराधियों ने फिरौती मांगने पर शहर में भय का माहौल है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाई और इसके कारण पीड़ित परिवार सहमा हुआ है। अगर पुलिस प्रशासन ने विपिन थरेजा को जान से मारने की धमकी देने का 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो 27 नवंबर को व्यापारी सम्मेलन करके बाजार बंद करके धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भर जाता है, माल लेके आने में बहुत दिक्कत होता है। ये गड्ढा गुड्ढी बहुत। व्यापारी विपिन थरेजा जी से अपराधियों द्वारा टेलीफोन पर जान से मारने की धमकी देना और 25 लाख की फिरौती मांगने के विरोध के अंदर ये मीटिंग आज रखी गई थी, जिसमें सैकड़ों व्यापारी यहाँ मौजूद थे। यहाँ तक कि आज हर एक व्यापारी व आम नागरिक अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। खुलेआम टेलीफोन पे एक बार नहीं अनेकों बार जान से मारने धमकी देकर 25 लाख की फिरौती मांगी गई और 18 तारीख को जिसकी कंप्लेंट सिटी थाने के अंदर दी गई है, 5 दिन होने के बावजूद भी आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए, जिसके विरोध के अंदर ये मीटिंग रखी गई थी। जींद में 1.5 महीने से खुले पड़े मैनहोल के सीवरेज में 60 साल का बुजुर्ग गिर गया और बुजुर्ग गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बुजुर्ग के गिरने का जो वीडियो है वो यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में साफ दिखाई भी दे रहा है कि साइकिल पर पराली लादकर खेत से वापस लौट रहा है ये बुजुर्ग। किस तरीके से अपना संतुलन खो बैठता है। संतुलन बिगड़ने से साइकिल के साथ बिना ढक्कन के खुले इस निर्माणाधीन सीवर में वो गिर जाता है। आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा होते हैं। बुजुर्ग को वहां मौजूद लोगों ने निर्माणाधीन सीवर से बाहर निकाला। इस हादसे में बुजुर्ग घायल हो गया, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि 1.5 महीने में सीवरेज का ये मैनहोल खुला पड़ा है और कई बार कहने के बाद भी इसे ठीक नहीं किया गया। अब दुर्घटना घटने के बाद प्रशासन आंखें खोली प्रशासन ने और इस मैनहोल को नगर परिषद के ओर से ढक दिया गया है। सिरसा जिले के आंगनवाड़ी सेंटर्स की तालाबंदी कर वर्करों और हेल्पर्स का अनिश्चितकालीन धरना 52वें दिन भी लघु सचिवालय में जारी रहा। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के साथ साल 2018 में उनका समझौता हुआ था। समझौते के तहत उन्हें श्रमिक का दर्जा दिया जाना था। इस समझौते को सरकार ने अब तक लागू नहीं किया। बिजली घर में बिजली कर्मचारियों का धरना देने का मामला सामने आया है। गांव बारना में बिजली चोरी पकड़ने गए कर्मचारियों से ग्रामीणों ने मारपीट की थी। कार्रवाई में देरी के चलते पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बिजली कर्मचारियों ने कार्रवाई न होने से खफा होकर बिजली घर में 2 घंटे तक काम ठप रखा। और चलिए
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिरसा की, जहां लॉयंस क्लब की आड़ में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। इस मामले में नोटिस देने के बावजूद कब्जा न हटाने के बाद रेलवे प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया को शुरू किया। जानकारी के मुताबिक माल गोदाम रोड पर एक पार्क बना हुआ है जो रेलवे की जमीन पर है। लॉयंस क्लब पदाधिकारियों ने यह कहते हुए जमीन ली थी कि इस पर पार्क का अस्थायी निर्माण करवाएंगे ताकि इस जमीन का प्रयोग जनहित में हो, लेकिन पार्क बनाकर उसके बाहर ताला लगाना शुरू कर दिया। वहीं पुरुषोत्तम गोयल एडवोकेट पर भी जमीन पर अवैध कब्जा करने की बात सामने आ रही है जो रेलवे की है और 8 से 9 फुट तक आगे शटर लगाकर पक्का निर्माण कर लिया। इन अवैध कब्जों को लेकर रेलवे प्रशासन ने नोटिस दिया था, जिसे पुरुषोत्तम गोयल की गैर मौजूदगी में उनके परिवार ने लिया था। आज अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। अवैध कब्जा नहीं है, पहले ही दुकान बनी हुई थी, उसके आगे हमने शटर लगाया है और इसके अगेंस्ट कोई हमें नोटिस नहीं मिला। एक खाली कागज पे इन्होंने परसों एक चिट दी है, उसके ब्याह पे ये उसको तोड़ने आए हैं। ये पार्क की हमें रिलायंस क्लब की तरफ से परमिशन दी गई थी, जबकि इन्होंने हाथ से लिख के दिया हुआ है भी इस पे हम अपने कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। क्या है कि इन्होंने रात में कल यहाँ पे देखे थे कुछ नहीं था और रात में इन्होंने शटर डाल दिया, जबकि मैंने इनको परसों मना कर गया था यहाँ पे कि आप कोई कस्टमर नहीं करेंगे, फिर भी इन्होंने रात में वर्क किया है। कल मेरे शाम तक मेरे आदमी यहाँ पे थे खड़े 5 बजे तक, इन्होंने कुछ नहीं किया और रात में शटर ला के इसे ठोक दिया और इन्हें अवैध रूप से ये काम कर रहे हैं। की बोली कार्यक्रम विभाग की ओर से तय किया गया, जिसमें अलग अलग ठेकेदारों ने अपनी नियमित बोली लगाई। भवन की बोली की शुरुआत सरकार की ओर से 7,83,000 रुपए रखी गई थी, तो मौजूद ठेकेदारों की ओर से 79,000-3,000 की बोली लगाकर भवन को अपने नाम करवाया, जो कि निर्धारित रेट से 10,000 अधिक पर बिका। मौके पर बोली करवाने पहुंचे डीएसपी धर्मवीर खरब ने कहा है कि आज पुराना थाना भवन की बोली का कार्यक्रम तय किया गया था, जिसमें बोली दाताओं की ओर से अपने धरोहर राशि जमा कराकर बोली लगाई गई। कुमार 7,84,000 रुपए। तो पुराना थाना भवन की बोली लगाई गई। आपने बोली लगानी, जुलाना की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। 2 नंबर संदीप कुमार 7,84,000 रुपए। जो बोली लगाई गई उसमें 10,000 रुपए जिसने इसको लिया है उसने इसकी ज्यादा बोली लगाई। तो जुलाना के पुराना थाना भवन की बोली का कार्यक्रम विभाग की ओर से तय किया गया था, जिसमें अलग अलग ठेकेदारों ने अपनी नियमित बोली लगाई। भवन की बोली की शुरुआत सरकार की ओर से 7,83,000 रखी गई थी। और बात करते हैं यमुनानगर की।